आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं, सर आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही जो सर मैंने कल वो एक यूजर से मुझसे रिज्यूम की अगर AMI कॉपी किया, ठीक है, लेकिन उसमें नया जो वो है वो लॉन्च नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। इंटेंसिस। और अगर मैंने क्या किया, बताओ आगे। वर्जीनिया से कॉपी करके जो मैंने क्रिएट किया था वहाँ से कॉपी करके दूसरे रिज्यूम के अंदर उसको कॉपी किया। ठीक कॉपी है, करने के बाद उससे फिर क्रिएट करने की कोशिश की मैंने इंटेंसिव, तो वो क्रिएट नहीं हुआ, फेल हो रहा था बार बार। मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप है ना मुझे एक बार इसका स्क्रीनशॉट, हाँ आप मुझे इसका स्क्रीन शेयर करना एक बार। जी हाँ, लास्ट का मतलब हो जाएगा उसके बाद, ओके ओके लास्ट खत्म होने का। ओके ओके। तो सबसे पहले शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है? अच्छा, स्क्रिप्टिंग क्या होती है? व्हाट इज शेल स्क्रिप्टिंग? शेल क्या है? जिस पे अपन वर्क करते हैं, जिस पे अपन वर्क करते हैं। टर्न तो हम कौन से शेल पे वर्क कर रहे हैं? अपने लाइनक्स पे कौन से शेल पे वर्क कर रहे हैं? लाइनक्स में शेल पे वर्क कर रहे हैं, आप लोगों ने लिनक्स का VMware की शेल पे किया ना हम लोगों ने, मतलब वो एक तो वर्चुअल मशीन। वीरेंद्र, किस शेल पे वर्क करा है आपने? कमांड लाइन शेल नहीं होता, कमांड लाइन एक इंटरफेस होता है। VMware वर्चुअल मशीन है। चालू। कौन से शेल पे वर्क कर रहा है? और लिनक्स के अंदर कौन से शेल पे वर्क करते हैं? आकाश, कौन से शेल पे वर्क करते हैं? हमने जो वर्क करा है वो बैश शेल पे करा है, ठीक है ना? नाम तो पता ही होगा। यस सर। क्या होता है? फॉर्म अगेन शेल, ठीक है ना? टाइप ऑफ शेल होती है, सी शेल होती है, जी शेल होती है, ठीक है ना? अलग अलग शेल होती है जिस पे अपन काम कर सकते हैं। जो हमने काम करा है वो बैश शेल पे काम करा है। हम जो काम कर रहे हैं बैश शेल पे करा है। अब शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है? शेल तो पता चल गया कि शेल एक टाइप ऑफ इंटरफेस बोल सकते हो, या फिर एक इंटरफेस है जिस पे अपन काम कर सकते हैं, ठीक है? स्क्रिप्टिंग क्या होती है? स्क्रिप्ट, कॉमन सा वर्ड स्क्रिप्ट। बिल्कुल, हमें है ना, बिल्कुल हमें इनको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ठीक है ना? बैश शेल के, बैश शेल के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन देने हमें कि शेल स्क्रिप्टिंग करेंगे हम लोग, उस शेल पे कुछ कमांड्स डालेंगे, वो ऑटोमेटिक उस शेल पे वो रन करेगा, है ना? अगर मैंने कहा आपसे कि मुझे एक साथ यहाँ पर 50 काम करने हैं, तो मल्टीपल मैं बार बार कमांड्स रन नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, उसकी एक स्क्रिप्ट बना के शेयर कर दूंगा कि आप ये लो और इस स्क्रिप्ट को रन कर दो, ठीक है? तो हम इसको ऑटोमेट करेंगे। अब ऑटोमेट करने के लिए हमें यहाँ पर जो यूज करना है वो शेल स्क्रिप्टिंग होता है, ठीक है? शेल स्क्रिप्टिंग, व्हाट इज शेल स्क्रिप्टिंग? तो शेल स्क्रिप्टिंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन्ड टू बी रन बाय अ यूनिक्स शेल। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स से पहले चलता था, ठीक है ना?
इसकी एक मोनोपोली थी कि सिर्फ और सिर्फ यूनिक्स के प्रोडक्ट, यूनिक्स की मोनोपोली रहती है कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों साइड यूनिक्स ही चलेगा तो ही मैं वर्क करूंगा, वरना नहीं करूंगा। लेकिन लिनक्स का ऐसा नहीं है। लिनक्स विंडोज से भी कम्युनिकेट कर सकता है, लिनक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, वो एक तरीके का ओपन सोर्स बनाया गया डेवलपर ने। लिनक्स को बनाने वाला डेवलपर कौन था? लिनक्स को बनाने वाला फाउंडर कौन था? लाइनस टॉर्वल्ड, नाम याद रखना, ठीक है ना, स्टार्ट में पढ़ा होगा। देखो, अच्छा कर्नल क्या होता है? व्हाट इज कर्नल? कर्नल, शेल, क्या होता है सब कुछ? स्टार्टिंग में बताया था। सर्किल बनाने, सर्किल होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, सर्किल कैसे बनाना। व्हाट इज शेल? सर कर्नल एक है ना, अब प्रोटेक्शन लेयर होती है, जो भी चेंजेस या अपडेट होता है सिस्टम में या फिर जो भी कमांड देते हैं तो वो उसके थ्रू ही आगे प्रोसेस होता है। वेरी गुड। शेल क्या होता है? वेरी गुड, जिसके थ्रू अपन ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होता है, मतलब हम जो बात करते हैं बेसिकली वो एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर करते हैं, बट मशीन जो लैंग्वेज समझता है वो बिट्स में समझता है, समझिए ना, 0 1 की लैंग्वेज समझता है, तो उसके अंदर ट्रांसलेट करने के लिए जो काम कर रहा है वो काम करता है शेल। क्लियर है बात? जोया कुछ कह रहे हो? नो सर। ओके ओके। तो बेसिकली इसमें शेल के बारे में बताया गया है, सॉरी, शेल स्क्रिप्टिंग। बेसिकली शेल स्क्रिप्टिंग होता है चीजों को ऑटोमेट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है ना, एक है ना, ऑटोमेशन के लिए। बिल्कुल ऑटोमेशन के लिए हम है ना शेल स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने बोला प्री कॉन्फ़िगर दूंगा, मैं पहले ही सारी कमांड्स में पहले ही लिख सकता हूँ एक फाइल के अंदर, उस फाइल को हम रन कर सकते हैं। ठीक है, और रन कर देंगे तो देन उसके बाद क्या होगा, सारा काम अपने आप ऑटोमेट हो जाएगा, हमें बार बार जाके उसके अंदर कमांड एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? शेल स्क्रिप्ट और पाइथन स्क्रिप्ट लैंग्वेज बेसिकली यूज्ड फॉर ऑटोमेशन। बिल्कुल बिल्कुल, यूज फॉर ऑटोमेशन, राइट। ठीक है, इसका स्टार्ट हमेशा याद रखना, स्क्रिप्टिंग का स्टार्टिंग होता है हैश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश से। ठीक है ना, हर एक फाइल को लिखने का तरीका होता है, हर एक फाइल को लिखने का तरीका, YAML लिखोगे YAML का लिखने का तरीका अलग है, JSON लिखोगे JSON का लिखने का तरीका अलग है, HTML लिखोगे HTML का लिखने का तरीका अलग होगा। वैसे अपना शेल लिखो, बैश लिखोगे ना, बैश स्क्रिप्टिंग करोगे तो उसका तरीका अलग है। हम अभी बैश स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो इसका तरीका अलग है, तो इसको लिखने का तरीका होता है हैश एक्सक्लेमेशन मार्क देन स्लैश बिन स्लैश बैश, स्टार्टिंग में ही आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल चलिए स्लैश बिन स्लैश बैश, अब हम इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं एज अ वेब सर्वर, कुछ यूजर्स मैनेजमेंट करना चाहते हैं। ठीक है ना, मैंने बोला कुछ यहाँ पे सबसे पहले एक वेब सर्विस चला के देखते हैं। तो sudo su icon स्टार्टिंग में चलेगा कमांड yum install http-y, ठीक है, देन उसके बाद इसको हमें एक तरीके से कुछ कंटेंट डालना है इंडेक्स.html के अंदर, तो क्या तरीका है कुछ लिखने का स्क्रिप्ट के अंदर, कोई आइडिया?
सर एड्रेस बहुत छोटी दिख रहा है आप इस सही है। क्या तरीका है किसी फाइल के अंदर कुछ कंटेंट डालने का? कुछ कंटेंट मैंने बोला कि मुझे index.html के अंदर कुछ लिखना है, तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं? लिनक्स की कमांड से। विम के सर जी एडिट करके मुझे तो सिर्फ यहाँ पर एक कमांड है, विम के थ्रू वेब के थ्रू फाइल, वेब के थ्रू फाइल ओपन होगी। ओके। ये तो स्क्रिप्ट कमांड लाइन है, ठीक है ना, अपन इस पर लिख देंगे, तो अपन अब जाके थोड़ी उसको कॉपी करेंगे। देखो एक कमांड होता है इको। इको क्या करता है? इको आइडिया पता नहीं क्या होता है। पता है इको इसके जैसा रहता है, विम के जैसे रहता है। इको क्या करता है ना, इको प्रिंट करता है कि आपको, जैसे आपने इको लिखा माय नेम इज एक्स वाई जेड, ठीक है, तो अब इसको प्रिंट करके दे देगा, अच्छा। ठीक है, इसको प्रिंट करके दे देगा टर्मिनल पे। तो मैंने लिखा इको, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है ना, h1 के अंदर, वेलकम टू अमेज़न वेब सर्विसेज बाय, इसको क्लोज कर देते हैं, देन इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब मुझे डालना है ये लाइन, कहाँ पर? इस लाइन को कहाँ डालना है? देखो, अब ये जो इको कमांड थी आउटपुट देगा मुझे वेलकम टू अमेज़न वेब सर्विसेज आईएसटी टर्मिनल पे। तो मैं इसको कहीं फ्लैश मतलब कि इसको कहीं तो मतलब कि इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट करने के कुछ रीडायरेक्शन पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इंसर्ट करने के लिए ना सर कैट ग्रेटर देन वाला वेरी गुड, ग्रेटर देन। कैट में अगेन से यूज रीडायरेक्शन पॉइंट्स यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे, ठीक है, ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन। अगर अगर इंडेक्स फाइल के अंदर और कुछ रखा है, आपको अपेंड कराना है इसको, तो डबल ग्रेटर देन आ जाएगा, राइट। कहां पर होती है index.html अपाचे के लिए? HTML वेरिएबल www HTML html के अंदर index.html, ठीक है ना, सिस्टम CTL ctl start httpd, समझिए, सिस्टम ctl enable http, यह क्लियर हो गई। अभी एक बार इसको टेस्ट करते हैं, और हमेशा याद रखना, एक बार अगर आपने रन करा है तो उसके बाद शेल स्क्रिप्टिंग अगर आपने प्री कॉन्फ़िगर करी मशीन को, क्योंकि ये होता है ड्यूरिंग द लॉन्चिंग, लॉन्चिंग के समय। अब लॉन्च हो गई उसके बाद आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, समझ गए? लॉन्च होने के बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसको चेक कर लो। sudo su हाइफन कर दिया हमने, वो रूट नॉर्मल से रूट पर आ गया, yum install httpd हाइफन y कर दिया, इको इको करके हमने इसमें ये लाइन इंसर्ट कर दिया, सिस्टम ctl start httpd, सिस्टम ctl enable http, ठीक, राइट। कॉपी करते हैं, या तो आप इसका एक फाइल बना दो, ठीक है, कुछ भी नाम रखो, नाम कुछ भी रखो, लेकिन एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट sh, है ना। बैश फाइल जो होती है ना, शेल फाइल जो होती है बेसिकली वो डॉट sh फॉर्मेट के अंदर होती है, एक्सटेंशन क्या रहेगा? डॉट sh, ठीक है, जैसे टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट txt, पाइथन का डॉट py, वैसे ही शेल का होगा यहाँ पर डॉट sh, ठीक है।
देखो मैं लॉन्च कर रहा हूँ इंस्टेंस को एंड नाम रख देना कुछ भी, नाम रख दूँ बूटस्ट्रैप। अभी EMI हम कोई सी भी लेते हैं, जैसे कि Amazon लिनक्स की बाय डिफॉल्ट वाली EMI मैंने पिक कर दिया है। इंस्टेंट हमारा फ्री टियर वाला लेंगे एंड की पेयर में आपसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एंड HTTP को अलाउ कर देते हैं। अब तो डायरेक्ट लॉन्च करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो सर शेल स्क्रिप्ट कहाँ लिखे, मैंने बोला शेल स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको एडवांस डिटेल में जाना पड़ेगा। एडवांस डिटेल के अंदर आप जैसे ही नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर यूजर डेटा मिलेगा। इसको बोलते हैं EC2 यूजर डेटा। क्या बोलते हैं? EC2 यूजर डेटा। इस यूजर डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन डालनी होती है हमें, और वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये होगी। क्लियर है बात? वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये वाली होगी जो कि हमने शेल स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा है इसको। किसी को कुछ डाउट अभी तक? अगर कोई फाइल है, किसी ने फाइल आपको शेयर करा है तो चूज फाइल और वो फाइल को क्लिक करो, यहाँ पर ऑटोमेटिक वो पेस्ट हो जाएगा। जोया, शालू, आकाश, अभिजीत, करण, वीरू, भीम। हाँ सर क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि मैं कुछ भी उसको एक्सेस नहीं करूंगा, मैं कॉन्फ़िग पर कमांड चली, मैं किसी भी सर्वर को कनेक्ट नहीं करूंगा, फिर भी अपन उसका पब्लिक आईपी पिक करके चेक करेंगे क्या उसके अंदर वेलकम टू अमेज़न वेब सर्विसेज आया नहीं आया, ठीक है। तो लॉन्च करते हैं इंस्टेंस को। एक अनाउंसमेंट है, ठीक है, मैं ना 4 दिन के लिए फैमिली फंक्शन है, 4 दिन के लिए लीव पे रहूंगा, आज से 4 दिन तक। आज क्या है? हाँ, कल से 4 दिन तक, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, ठीक है। तो आफ्टर दैट क्लासेस शुरू होंगी। क्लियर है बात सबको? ओके, लगे खुश हो गए? ट्यूसडे से क्लास होगी सर? हाँ, ट्यूसडे से क्लासेस होंगी। टू बाय टू चेक हो गया। अब यहाँ से जैसे मैं बूटस्ट्रैप पे क्लिक करा, अब यहाँ पर भी आके उठाता हूँ एंड देन इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते सर्विसेज मेरा जो था वो रन कर रहा है नहीं कर रहा। देखो वेलकम टू अमेज़न वेब सर्विसेज बाय IIT कर रहा है। यस हमने ना तो इसको कनेक्ट करा, ना इसको कॉन्फ़िगर करा, ना yum इंस्टॉल HTTP हमने अंदर जाके करा। हमने पहले उसके प्री कर दिया सब कुछ, और सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर शो हो जाएगी ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस होता है ना कि हम जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो एक वो सिस्टम बूट करता है, सबसे पहले बूट होता है। बूट होने के बाद उसके अंदर सारी चीजें आती हैं, तो हम बूटिंग की ड्यूरिंग पे ही हमने यहाँ पर कमांड्स लिख दी है, तो ये बूटिंग की ड्यूरिंग में खत्म हो जाएगी सारी सारी। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। तो मैं बूटस्ट्रैप का ही एक टास्क देता हूँ, उसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं।
सर इसमें सिर्फ अपन यूजर डेटा ही डाल सकते हैं ना, ऐसे कोई एसेंशियल डेटा थोड़ी होगा इसमें? एसेंशियल डेटा फॉर एग्जांपल, मतलब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो अपने बिजनेस के लिए ये, या फिर आपने तो सिंपल सा एचटीएमएल पेज डाला है। तो शेल स्क्रिप्टिंग बेसिकली बूट प्री कॉन्फ़िगरेशंस वो होती है जो कि, मैं सिंपल सी बात बता दूं, जो कि कमांड्स एग्जीक्यूट की जाती हैं। आप कह रहे हो कि आपको इस सर्वर के अंदर कुछ क्रेडेंशियल्स डालने थे, ठीक है। अब वो क्रेडेंशियल्स डालने के लिए भी आप, फॉर एग्जांपल के लिए आपने उसको कहीं ना कहीं, क्रेडेंशियल्स अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे आप बोलो डेटा, अब वो डेटा तो सिर्फ कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना उसको उस सर्वर के अंदर। तो आप इसके अंदर अगर इसके थ्रू करोगे तो उसके लिए आपको है ना, देखो एक सोर्स फाइल चाहिए होगा, आपने मुझे कहा ये मेरा फिजिकल सिस्टम है, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फाइल रखा हुआ है मेरे पास, यही कह रहे हो ना, कुछ डेटा रखा हुआ है, इंफॉर्मेशन रखी हुई, वो आप सर्वर पे रखना चाहते हो अभी से, है ना। तो बेसिकली ये तो कुछ डेटा है, ये कुछ कमांड्स नहीं है, ये सिर्फ एक डेटा था मेरा, ठीक है। अभी इस डेटा के लिए हमें सबसे पहले तो है ना ये पता होना चाहिए कि अपन डेटा कहाँ से एक्सेस करेंगे। अपन जो शेल स्क्रिप्टिंग में कमांड्स लिख रहे हैं ना, वो प्री कॉन्फ़िगर्ड एग्जीक्यूशन से यहाँ पर इस डेटा को कॉपी करके उस सर्वर में डालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये डेटा हमारे फिजिकल सिस्टम पर रखा हुआ है। तो फिजिकल सिस्टम का तो पाथ मेंशन नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो तो क्लाउड है ना। तो इसलिए ये क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ मुझे कमांड्स एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे कि अगर मैं आपको टास्क देता हूँ, अगर ये वाला, you have to create a shell file for the user management, first step. You have to add 3 users. You have to add 3 users. David, Alex, and the director. You know, David, Alex, and the director. Second, you have to create two groups. So the name, testing and production. Testing and production. Third one is you have to add the Alex into the testing. Fourth, you have to add must add David into the production. Which one is the director? The director must be the part of both the groups. Testing and production. You know, testing and production. And then
ठीक है, कर लोगे? ट्राई करेंगे। सबसे पहले ये वाला टास्क है आपका, जिसके अंदर आपको कुछ यूजर्स ऐड करने हैं, ठीक है ना? सर इसमें पहले लिनक्स में सारे कमांड्स लिख के वही तो कॉपी करेंगे ना? हाँ, बट शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर करेंगे। शेल स्क्रिप्टिंग, you must add 3 users, David, Alex and Eric, and David की यूआईडी जो है वो बेसिकली 2001 है, ठीक है, ये चेंज करनी पड़ेगी आपको। एलेक्स की जो यूआईडी है वो बेसिकली 2002 है, ठीक है ना? एंड डायरेक्टर की जो यूआईडी होगी वो बेसिकली 2003 होगी। क्लियर है बात? कोई डाउट इसके अंदर? कमांड से वो मतलब सीरीज वाइज जरूरी है? नहीं, सीरीज वाइज जरूरी नहीं है, बस आपको बहुत सही तरीके से लिखनी पड़ेगी, इसमें सिंटैक्स प्रोवाइड अच्छे तरीके से वो लिखना पड़ेगा। और सीरीज जरूरी नहीं सीरीज में कि आपने पहले डेविड का और ग्रुप भी ऐड कर सकते हो, जिसको एलेक्स ऐड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फर्स्ट वो बिन बैश वो लिखना जरूरी है? हाँ, वो जरूरी है। सर जैसे टर्मिनल में तो सिंपल अपन ने लिख लिया और देख भी लिया कि बन गया यूजर, अब ये सारी कमांड्स को नोटपैड में सीक्वेंस में लिख के उसको कॉपी कर दें। बिल्कुल। ठीक है, You have to start your shell file from here. मतलब यहाँ से आपकी फाइल शुरू होगी। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। एक टर्म आता है इलास्टिक आईपी। आईपी। अब अब आपने बोला कि सर जब भी मैं सिस्टम चलाता हूँ तो अपना ऑटोमेटिक क्या होता है, पब्लिक आईपी चेंज हो जाता है। ठीक है ना? तो अपने पास एक सर्विस है जिसका नाम है इलास्टिक आईपी, इसको बोलते हैं अपन ईआईपी। अब इलास्टिक आईपी क्या होता है? ये होता है फिक्स्ड स्टैटिक पब्लिक आईपी। फिक्स्ड स्टैटिक पब्लिक आईपी क्या होता है? फिक्स्ड स्टैटिक पब्लिक आईपी। डायनेमिक तो क्या है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ठीक है ना? स्टैटिक चेंज नहीं होता, याद रखना। फिक्स्ड स्टैटिक पब्लिक आईपी बढ़ेगी। अब यहाँ पर कुछ सर्विसेज ऐसे भी है जो कि चार्जेबल है, जो कि फ्री है, लेकिन एआईपी की बात करो तो एआईपी के अंदर हमारे पास सिर्फ 5 एआईपी मतलब 5 पब्लिक आईपी ही फ्री है। आईपी और फ्री, ठीक है ना? सिर्फ 5 पब्लिक आईपी यूज कर सकते हो। 5 पब्लिक आईपी के आगे करोगे तो चार्जेस लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? तो बेसिकली एआईपी इज चार्जेबल सर्विस। You must have to delete the EIP after the practice। मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। After the practice आपको इसको डिलीट करना बहुत जरूरी है, वरना चार्जेस शुरू हो सकते हैं। क्लियर है बात? So how to create an EIP and allocate that IP to an instance। ठीक, कैसे क्रिएट करेंगे और फिर कैसे एलोकेट करेंगे किसी इंस्टेंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं EIP की। तो EIP बेसिकली आपको EC2 का ही पार्ट है। EIP EC2 का ही पार्ट है। आपको नीचे लिखा तो इंस्टेंस पर इमेजेस के बाद क्या है, EBS आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और EBS के लिए हम नेक्स्ट क्लास में जब EBS पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको डिस्क पार्टीशन तो आना चाहिए, ठीक है ना? मैं करूंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आता है कि नहीं आता,
मैं पहले आपको बता रहा हूँ, डिस्क पार्टीशन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? कैसे माउंट करते हैं, कैसे पार्टीशन क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ पहले सीख लेना, समझ गए? नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप्स हम जो बनाते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स करते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग से रख के आ रहे हैं, ठीक है? इसके नीचे जस्ट लिखा आपको इलास्टिक आईपी, ठीक है? ये अपना इलास्टिक आईपी जो होता है, इलास्टिक आईपी पर क्लिक करोगे, इलास्टिक आईपी क्लिक करो तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस। एलोकेट, अब एलोकेट कहाँ से होगा बेसिकली, ये होगा हमें एडब्ल्यूएस हमें एलोकेट करेगा, तो एलोकेट पे क्लिक करा तो देखो पब्लिक आईपी फॉर एड्रेस पूल कहां से आ रहा है, अमेज़न पूल से आ रहा है। और पूल क्या होता है, पूल क्या होता है, आप लोग बदनाम करोगे मैं जोया, वीरू, शालू, मनीष, महीम, ललित, करण, गर्वित, उषा, बीनू, अभिजीत, काश। व्हाट इज पूल? जैसे यहाँ पर AWS पूल लिखा है, AWS पूल मतलब हुआ क्या? मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, पूल मींस होता है ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेसेस, ठीक है ना? ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेसेस AWS के ग्रुप से, जो AWS के पास जो ग्रुप ऑफ आईपी रखा हुआ है वहां से हम लोग पब्लिक आईपी असाइन करेगा, ठीक है? तो पूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेस होता है, हमेशा याद रखना प्लीज। तो यहाँ पर कहां से ले रहा है आईपी, Amazon के पूल से, Amazon के ग्रुप से, ठीक है? एपी साउथ में मुंबई के लिए ले रहा है, ठीक है ना? मुंबई के लिए यूज कर रहा है, ठीक है? एंड ठीक है, अभी अपन एलोकेट कर रहे हैं, एलोकेट करते हैं यहाँ पर, एलोकेट जैसे मैंने एलोकेट किया तो इसने अपना पब्लिक आईपी दे दी है 43,204,74,248। अब ये आईपी जो है ना बेसिकली, ये अब अपने पास ये चेंज नहीं होगी, ठीक है ना? ये अपने पास है, तो एक बार देख लेते हैं ये आईपी को चेंजेस आए कि नहीं आए। ये आईपी इन क्योंकि अपडेट आते रहते हैं, हाउ मेनी EIP IP पर रीजन, तो कितना अपन यूज कर सकते हैं, अकाउंट के पर अकाउंट के 5 मैंने बताया था, तो ये चेंज नहीं हुआ है, अभी तक कुछ अपडेट नहीं हुआ है। तो अकाउंट पर अकाउंट पे अपन कितने EIPs यूज कर सकते हैं, 5, समझ गए? 5 EIP addresses by default, AWS account are limited to 5 EIP address per region. अब ये अकाउंट आर लिमिटेड टू EIP पर रीजन दे रहा है, और कहीं कहीं लिख रहा है AWS account to have up to 5 EIP address। तो कंफ्यूज मत होना, हम सिर्फ उनसे 5 ही यूज कर सकते हैं। अगर इसने 5 IP पर रीजन देने लग गया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा AWS का। मतलब पूरे अकाउंट में 5 ही, हाँ पूरे अकाउंट में कहीं भी यूज करो, किसी भी रीजन में करो, 5 ही यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? और अगर पर रीजन के अकॉर्डिंग मिल जाए तो रीजन अपने पास तो कम से कम अभी 10 रीजन बचे हुए फ्री वाले, मतलब ओपन रीजन अपने पास 10 है, तो 10 का मतलब अपने पास 50 ही वो आईपी थोड़ी देगा, 50 पब्लिक आईपी ऐसे क्यों थोड़ी बांटेगा हर किसी को, ऐसा तो AWS के बहुत सारे यूजर्स होंगे, इसलिए, ठीक है ना? तो पर अकाउंट ही है। अब अपन ने क्या करा, एक EIP को यहाँ पर एलोकेट कर दिया अपने पास, अपने अकाउंट के अंदर अपन ने एक ले लिया, और ऐसे कितने ले सकते हैं, 5 एक अकाउंट के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर चलते हैं एक बार अपन, ये मेरा इंस्टेंस था, और मैं चाहता हूँ कि जैसे देखो मैं इस इंस्टेंस को स्टार्ट करूंगा
अभी आईपी क्या है इसका 13, ठीक है। अब मैं इसको क्या करा रीस्टार्ट कर रहा हूँ। स्टॉप हो गई। देन यहाँ पे वापस इसका इंस्टेंस क्रिएट करके स्टार्ट करते हैं एंड आईपी इज चेंज्ड। चेक करता हूँ तो इसको स्टॉप करके आईपी हट जाता है यहाँ से, क्योंकि हमें एक नया आईपी एलोकेट होगा यहाँ पर। और आप चाहते हो यहाँ पर आईपी कभी भी हटेगा, ये फिक्स रहे। अब ये चेंज, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर आईपी फिक्स रहे, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक बार तो आ जाओ ईआईपी पर। कहाँ पर आओगे? ईआईपी एलोकेट करना सीख गए ना? एलोकेट कैसे करते हैं? ईआईपी पे जाना है। सर वो आपने जो एलोकेट किया तो आया ही नहीं, हालांकि वो तो आप एसोसिएट करें। अभी तो हमने एलोकेट करा, अपने अकाउंट को एलोकेट करा आईपी। अब अपन क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे किसी भी इंस्टेंस के साथ। अभी तो ये अपने पास है और अपन किसी भी आईपी या इंस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। ये तो EIP to allocate the fixed IP to your account। ये तो अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। How to associate how to attach the EIP to an existing instance, ठीक है ना। existing instance से कैसे अटैच करते हैं, तो आपको जाना है EIP पर, आपको हमें सेलेक्ट करना है एंड एक्शन पे आ रहा है। देखो सेलेक्ट एक्शन, एक सेकंड रिफ्रेश करने दो। सेलेक्ट एक्शन, सेलेक्ट एक्शन, ठीक है ना। एक्शन पे आके यहाँ पर एसोसिएट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। एसोसिएट के बाद जैसे एसोसिएट पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर किसको एसोसिएट करना है, ये आईपी मैंने बोला एक इंस्टेंस को। और वो इंस्टेंस कौन सा है, ये जो चल रहा है बूटस्ट्रैप वाला। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा, प्राइवेट आईपी जो अपना चल रहा है वही सेलेक्ट कर दो, ठीक है। जो प्राइवेट आईपी फिक्स अपना जो चल रहा है एंड देन एसोसिएट करना है। क्लियर हो गई बात मेरी? वापस चेक कर लो कैसे करना है। सेलेक्ट करना है, जोया शार्गो पे चेक कर से सेलेक्ट करना है ईआईपी को, देन एक्शन पे जाके एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस। पहले EIP पर जाना है, EIP पर जाने के बाद एक्शन पे जाने के बाद एसोसिएट इलास्टिक IP एड्रेस, राइट। एंड देन सेलेक्ट इंस्टेंस एंड देन सेलेक्ट इंस्टेंस के बाद आपको वहां पर डायरेक्टली एसोसिएट पे क्लिक करना है, एसोसिएट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। एसोसिएट पे क्लिक करा, हमने इंस्टेंस सेलेक्ट करा, हमारा ये इंस्टेंस पब्लिक प्राइवेट आईपी जो चल रहा है वही ले लो एंड एसोसिएट पे क्लिक करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। कोई डाउट?
अब एक बार इंस्टेंस पे चलते हैं। अब इंस्टेंस पे लेकिन पहले 13 वाला आईपी था पब्लिक आईपी। अब देखोगे रिफ्रेश करो तो देखो 43.204.74.248 ये फिक्स हो गया है। फिक्स हो अब मैं इसको स्टार्ट करके अब जैसे हमने इस पे चलाया ठीक है ना, पहले तो इस पे चला था 13.233 इस पे चला था, अब चलेगा इस पे इस आईपी पर चल गया। अब इस आईपी पे चल रहा है। अब अगर मैंने इन केस इस मशीन को मैंने यहाँ से स्टॉप कर दिया, मैंने इस मशीन को स्टॉप कर दिया, स्टॉपिंग हो रहा है। स्टॉप होने के बाद आईपी हट जाता है ना पब्लिक आईपी। यस सर। ठीक है, इसका चेक करते हैं। स्टॉप हो गया, ये स्टॉप लिखा आ गया। इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखो पब्लिक आईपी नहीं करेगा, हटेगा नहीं। तो ये अपने मशीन के लिए फिक्स हो गया है कि ये अब हमारा आईपी है। चार्जेस अभी इसके लिए नहीं है क्योंकि ये कुछ 5 फ्री दे रहा है AWS, वरना पब्लिक आईपी के चार्जेस लगते हैं। यहां तक क्लियर है बात? फिर इसके बाद वापस एक बार चल के इसको स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, यहां तक समझ आया आपको? यस सर। स्टार्ट कर दिया। अब बात यहाँ पर आती है, अब बात यहाँ पर ये आती है हाउ टू रिलीज द EIP, how to disassociate the EIP from instance। ठीक है ना, कैसे डिसएसोसिएट करते हैं। तो चलते अपन वापस से कहां पर EIP पर EIP पर IP पर आ जाओ एंड देन इसको सेलेक्ट करो एक्शन और यहाँ पर डिसएसोसिएट आ रहा है ना, तो आपको इसको इस बार डिसएसोसिएट पे क्लिक करना है। क्लियर है बात? डिसएसोसिएट पे क्लिक करने के बाद ये डिसएसोसिएट हो जाएगी इस इंस्टेंस से और यहाँ पर आपको डिसएसोसिएट पे क्लिक करना है। वो डिसएसोसिएट हो चुकी है। अब आप चलाओगे ना उसको इंस्टेंस को रनिंग है। अब देखोगे तो यहाँ पर वही आईपी आ गया जो पहले था, नहीं चेंज हो गया, वैसे चेंज हो 13 13.110 आ गया, ठीक है ना। अब आईपी चेंज हो गया। तो कैसे डिसएसोसिएट करते हैं? सबसे पहले आपको EIP पर जाना है एंड देन एक्शन पे जाने के बाद डिसएसोसिएट EIP एड्रेस एंड डिसएसोसिएट। मनीषी गेट होंगे क्लियर बात? अब अपन करते हैं यहाँ पर बात हाउ टू डिलीट एन EIP फ्रॉम द अकाउंट। कैसे डिलीट करते हैं? तो अब यहाँ पर देखो EIP पर आ जाओ वापस से और EIP पर आने के बाद आपको यहाँ पर EIP शो हो रहा होगा, सेलेक्ट करोगे इसको। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको एक्शन पर आओगे। काम सारा एक्शन पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। एसोसिएट डिसोसिएट और डिलीट करने का भी एक्शन पे ही है। एक्शन पे आओगे तो यहाँ पर रिलीज का ऑप्शन आ जाएगा, रिलीज, ठीक है ना। रिलीज EIP एड्रेस, इलास्टिक IP एड्रेस रिलीज। जैसे रिलीज करोगे तो ये वापस कहाँ चली जाएगी? अपने AWS पूल के पास। यहाँ से हट चुकी है, समझ गए? तो कैसे डिलीट करना है? EIP एंड देन रिलीज EIP एड्रेस एंड देन रिलीज। क्लियर हो गई बात? ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर किसी को भी?
डिसएसोशिएट तब करना होता है जब हमें आईपी, ये वाली पब्लिक आईपी किसी और इंस्टेंस को असाइन करनी है। जो हमारी परचेस्ड आईपी है ना, मैं चाहता हूँ किसी और आईपी, किसी और इंस्टेंस को लेना चाहता हूँ मशीन को। सर एसोसिएट के बाद अगर अपन सीधे डिलीट कर दें ईआईपी तो वो डिसोसिएट नहीं होगी अब? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। आपको पहले इसको एरर मिलेगा, ठीक है ना? ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, पहले आपको उसको वहां से हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद होगा। मतलब ईआईपी को अपन कहीं पे भी शेयर नहीं कर सकते हैं दूसरे रीजन के। हाँ, क्योंकि मुंबई में बना था तो मुंबई की मशीन से अटैच होगा एसोसिएट होगा। किसी कुछ डाउट? आकाश, अभिजीत, करण? क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा। EIP क्रिएट करने का तरीका ये होता है, आप जब जाओगे अपने इंस्टेंस पर, इंस्टेंस नहीं, अपने EC2 इंस्टेंस, EC2 डैशबोर्ड पर, EC2 डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पर EIP का सेक्शन, दी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी का सेक्शन दिख रहा होगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आएगा इलास्टिक आईपी एड्रेस, इलास्टिक आईपी, ठीक है? इलास्टिक आईपी पे क्लिक करोगे एंड देन एलोकेट करोगे EIP को। एलोकेट करने के बाद यहाँ पर आपको, चलिए तो मैं डाल दिया स्क्रीनशॉट। एलोकेट करोगे और एलोकेट करने के बाद आप यहाँ पर आपको पूल सेलेक्ट करना है, ठीक है? पूल सेलेक्ट करने के बाद आपको सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। समझ गए? और देन एलोकेट कर देना है, तो यहाँ से क्रिएट हो जाएगी आपकी EIP। कोई डाउट इसके अंदर? कर लोगे वो स्ट्रैपिंग एंड EIP? कुछ डाउट किसी को? नो सर। जोया? यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। चलो आपको इसे नॉट क्लियर है, प्रैक्टिस करना है। सर ट्यूसडे को होगा क्लास? हाँ, ओके सर, थैंक यू। वीनू कुछ डाउट है आपको? नहीं सर। ललित? AWS पे अपन वो अकाउंट आईडी शेयर करते हैं ना, तो अपन जितना काम कर रखे हो ना उतना ही काम जाएगा। उसके बाद में अपन खुद के अकाउंट में काम किए वो नहीं जाएगा उसके ऊपर। AMI की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वो नहीं होगा। जितना तुमने काम कर रखा है ना उतना ही शेयर होगा, क्योंकि उस समय बन चुका है ना, जो है ABC कर रहा है, तो ABC का इमेज बन गया। अब उसके आगे तो EFGH कर रहा है, वो चीज उसके अंदर नहीं जाएगी ना, क्योंकि वो रेप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी नहीं है इसके पास। सिंक्रोनाइजेशन करने की तो प्रॉपर्टी ही नहीं थी, सिंक तो कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो तो एक बार एक इमेज बन चुका है तो बन चुका है। उसके बाद उस इमेज को हम किसी और को दे देंगे तो वो उसके पास जो अगर बनाएगा ना उस इमेज से, तो उसको सिर्फ ABC ही दिखेगा। तो तूने जो काम करा ना, ये जो भी काम आगे जो काम करा है वो नहीं दिखेगा। तो सर इसमें IP डालते हैं अपन, है ना, उसमें तो शो हो रहा है और उसमें जिसमें शेयर किया है ना उसमें शो नहीं हो रहा। उसके अंदर क्या करना होगा ना, आपने ना सिस्टम सीधे एनेबल नहीं करते हो सर्विस को, आप क्या करते हो, सिस्टम सीधे स्टार्ट पे छोड़ देते हो। तो अब मशीन दोबारा बंद से चालू होगी तो जब एक्टिविटी तो है उसके अंदर माना, लेकिन वो सिस्टम सीधे स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम सिस्टम सीधे स्टार्ट करते हैं तो टेम्पररी टाइम के लिए स्टार्ट होती है हमेशा। उसको परमानेंट करने के लिए सिस्टम सीधे एनेबल करना पड़ेगा, तभी ये फिक्स चालू रहेगी, वरना नहीं चालू रहेगी। ठीक है ना? वही गलती करते हो आप सब, इसलिए आपकी वो सर्विस चलती नहीं है। सर्विस चलाने के लिए आपको सिस्टम सीधे एनेबल करना पड़ेगा परमानेंट चालू करने के लिए। ठीक है?
बताओ। और मैंने डिलीट कर दिए है। अच्छा, ये वर्जीनिया से मैं कॉपी कर रही हूँ मेरी ये AMI टू ठीक है। यहाँ पर ओरियो में इधर मैंने कॉपी किया। ठीक है। ठीक है। ये स्नैपशॉट्स वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। ये कॉपी हो गया। अब अगर मैं इसमें जाऊंगी ओरियो के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी AMI में जाऊंगी तो ये यहाँ पे देखो कॉपी हो गया। मैं वहां से वर्जीनिया से अभी देखो पेंडिंग है, राइट साइड, अब थोड़ा राइट साइड स्क्रॉल करो। अब ये जो, हाँ नीचे से देखो, इसको राइट साइड स्क्रॉल करो, देखो अवेलेबल फेल हो गया है देखो। फील्ड ये फेल हो गया है। कॉपी करने के बाद भी फेल हो रहा है। अब फेल करने के बाद अगर मैं इसे नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, वो फेल हो क्रिएट रहा कर है दूँ तो बन नहीं रहा है वो। क्योंकि आपने उसका जब, ठीक है, जब मशीन एक बार वापस से ना आपको, या तो उसमें कुछ एरर आ रहा होगा, या तो आपने जब ये बन रही होगी ना, AMI बन रही होगी, तो उस ड्यूरिंग आपने शायद हो सकता है इंस्टेंस को डिलीट कर दिया, तो वो आधी रह गई हो जब AMI बन रहा होगा आपका, क्योंकि वो पेंडिंग प्रोसेस में रहता है, स्टार्टिंग में पेंडिंग प्रोसेस में रहता है, तो कम से कम 5 से 7 मिनट तो पेंडिंग रहता है, फिर उसके बाद वो अवेलेबल होता है। नहीं पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बन गया है इसमें वर्जीनिया यूनिवर्सिटी AI, और इसमें बन ही नहीं रहा है सेकंड में। इसमें इंटेंशन हुआ हुआ है एमजी सर्वर। AMI, इसका AMI बनाओ एक बार, इससे AMI बनाओ वापस से। ये देखो इसका AMI जो है वो बिल्कुल अच्छा अवेलेबल बना हुआ है, चेक कर बिल्कुल बना हुआ है ढंग से। एक सेकंड पीछे बनाओ वापस AMI का, ठीक है। परफेक्ट है, ये प्राइवेट भी है और देखो अवेलेबल भी है, ठीक है। कुछ भी एरर नहीं है। ठीक लेकिन है। सेम AMI को अगर अब मैं वापस एक बार ना, वापस एक बार इसको एक बार एक्शन पे जाओ, कॉपी AMI, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो, एन्क्रिप्ट मत करो EBS को, नीचे करो, एन्क्रिप्ट मत करो, देन डायरेक्ट कॉपी कर दो, सेलेक्ट करो पहले रीजन ओहायो सेलेक्ट करो, कोई इशू नहीं है ना। नहीं करूँगी, ड्राइव कर दूँ। टाइप कर दो। यहाँ पर सेलेक्ट करो इसको, एक्शन, कॉपी AMI, देन नीचे रीजन सेलेक्ट कर दो, बस डेस्टिनेशन रीजन सेलेक्ट कर दो, एक बार मुंबई ले लो। मुंबई के अंदर इंटेंशन बना हुआ नहीं है, वो क्लिक कर देना ना TTC। कोई बात नहीं, AMI तो शेयर हो जाएगा ना, ऊपर ऊपर नीचे अब कॉपी कर दो। अब जाके साउथ में चेक करो, मुंबई में चेक करो, राइट साइड करो, आगे पेंडिंग हाँ लेकिन फेल तो नहीं हो रहा है कम से कम। नहीं हो जाएगा।